दोस्तों, बिहार के दौरे पर अब दोबारा से बीजेपी के चाणक्य यानी गृह मंत्री अमित शाह जा रहे हैं और अमित शाह का ये दौरा कितना ज्यादा खास होने वाला है इस बारे में हम आपको बताएंगे। लेकिन उससे पहले आपको बता दें कि इस दौरे की जैसे ही सूचना मुख्यमंत्री नीतीश कुमार के सामने आई और उन्होंने इस पर पूरी तरह से एक रिएक्शन दिया, उस पर बात कर लेते हैं। दरअसल अब 11 अक्टूबर को फिर बिहार का रुख करने वाले हैं गृह मंत्री अमित शाह। लोक नायक जयप्रकाश नारायण की जयंती समारोह में शिरकत करेंगे और इस मौके पर अमित शाह उनकी जन्मस्थली सारण जिला के सिताबदियारा जाएंगे और जहां जेपी को श्रद्धांजलि देने के बाद जनसभा को संबोधित करते हुए नए भारत की तस्वीर पेश करने वाले हैं। अमित शाह सारण जिले में आयोजित 2 कार्यक्रमों में शिरकत करेंगे। वहीं केंद्रीय सहकारिता मंत्री के तौर पर सहकारिता से जुड़े सारण और आसपास के कई जिलों से पहुंचे किसानों को न सिर्फ संबोधित करेंगे बल्कि जेपी जयंती के मौके पर सहकारिता विभाग के नए देशव्यापी स्कीम को भी लॉन्च करेंगे। वहीं जैसे ही ये पूरी की पूरी जो सूचना है वो नीतीश कुमार के सामने आई और मीडिया की तरफ से उनसे सवाल किया गया कि आपको पता है अमित शाह दोबारा से बिहार के दौरे पर आ रहे हैं, तो इस पर आप क्या कहेंगे। उन्होंने साफ तौर पर कह दिया कि कोई कहीं भी जा सकता है भाई, उसको क्या ही कीजिएगा आप, और हर कोई कहीं पर भी जाने के लिए पूरी तरह से स्वतंत्र है। अमित शाह जी आ रहे हैं, आए, उनका जो भी काम है वो करें, संबोधन करें या फिर रैली करें, लेकिन अब किसी को कहीं जाने से कौन रोक सकता है। कोई रोक टोक नहीं है, तो आप कहीं पर आ जा सकते हैं। अब अमित शाह का ये जो दौरा है वो कितना ज्यादा खास होने वाला है और बिहार को लेकर के जो बीजेपी की तरफ से रणनीति बनाई गई है, खुद इसमें बीजेपी के चाणक्य जो राजनीति में अपनी अलग जो दांव पेच है उनके लिए जाने जाते हैं, यानी अमित शाह, उनको बिहार की पूरी जिम्मेदारी दे दी गई है, यानी उन्होंने सारी जिम्मेदारी अपने कंधों पर उठा ली है। तो वो किस तरह से बिहार को अब बीजेपी का गढ़ बनाने की कोशिश कर रहे हैं और जब उनके ऊपर सारी जिम्मेदारी है तो उसको लेकर कितना ज्यादा अहम अब ये दौरा होने वाला है जो 11 अक्टूबर को होगा, उसके बारे में थोड़ा विस्तार से जान लेते हैं। दरअसल अभी आपको याद होगा पिछले महीने ही यानी 23 और 24 सितंबर को 2 दिवसीय बिहार दौरे पर केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह ने पूर्णिया और किशनगंज में जनसभा को संबोधित किया था और पूर्णिया को लेकर तो एक ऐसा बयान दिया था जिसके बाद अलग अलग जगह पर लोगों ने अलग अलग तरह के कमेंट किए, क्योंकि पूर्णिया में एयरपोर्ट तो है ही नहीं और अमित शाह जी ने कह दिया कि पूर्णिया में एयरपोर्ट है, तो सबने कहा भाई कहाँ मिलता है टिकट पूर्णिया के एयरपोर्ट का, हम भी दूसरे शहर जाना चाहते हैं तो पूर्णिया के एयरपोर्ट का हमें भी कोई पता बता दे। यहाँ तक कि डिप्टी सीएम तेजस्वी यादव ने भी इस पूरे मामले पर चुटकी ली थी और उन्होंने कहा था कि अब हम जाएंगे ना तो हम पूर्णिया से टिकट लेंगे जाके। इसको लेकर फिर काफी तरह का कंट्रोवर्सी जो है वो शुरू हो गई। लेकिन सीमांचल के इलाके में केंद्रीय गृह मंत्री जिन्होंने सभा की थी वहां ये भी कहा था कि लोगों को डरने की जरूरत नहीं है और उसी सभा में ये जो एयरपोर्ट वाला बयान है वो भी दिया था। उन्होंने कहा क्योंकि केंद्र में नरेंद्र मोदी की सरकार बैठी है इसीलिए किसी को डरने की बिल्कुल जरूरत नहीं है। कार्यकर्ताओं के साथ बैठक के दौरान केंद्रीय गृह मंत्री को यह भी बताया गया था कि सीमांचल का डेमोग्राफी काफी तेजी से बदल रहा है जिसकी वजह से हिंदुओं के ऊपर जो खतरा है वो मंडराने लगा है। इसके बाद अमित शाह ने कार्यकर्ताओं से कहा कि वो हर महीने बिहार आएंगे और अगर जरूरत पड़ी तो महीने में 2 बार भी वो बिहार का दौरा कर सकते हैं। यानी अगर इसके पीछे की बात की जाए तो ये वजह एक ये भी बताई जा रही है, जो खबर हम आपको बता रहे हैं कि हिंदुओं को बताया गया कि खतरा है इसलिए वो बार बार बिहार का दौरा करेंगे। और अब 24 सितंबर के बाद 11 अक्टूबर यानी 20 दिन के पहले ही केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह का दूसरी बार बिहार का दौरा तय कर दिया गया है। एनडीए ने आपको बता दें कि 2019 की लोकसभा चुनाव में 40 में से 39 सीटें जीतकर नया जो इतिहास रचा था और सरकार बनाई थी। 2019 में जनता दल यूनाइटेड और भारतीय जनता पार्टी ने 17 और उस वक्त एनडीए में शामिल लोक जनशक्ति पार्टी ने 6 सीटों पर चुनाव लड़ा था, जिसमें से बीजेपी ने 17, जेडीयू ने 16 और लोक जनशक्ति पार्टी में 100% का स्ट्राइक चेक देते हुए 6 की जगह 6 सीटों पर जीत जो है वो पूरी तरह से हासिल कर ली थी। बिहार में एनडीए ने जिसके एकमात्र सीट पर पराजय का मुंह देखना पड़ा था वो सीट किशनगंज की थी, जहां कांग्रेस के उम्मीदवार ने जनता दल यूनाइटेड के कैंडिडेट को पराजित किया था और जीत अपने नाम कर ली थी।
वहीं अगर 2019 के लोकसभा चुनाव में परसेंटेज की बात करें तो 53% वोट हासिल करने के साथ बिहार के 40 में से 39 सीटों पर कब्जा करने वाली एनडीए का जो स्वरूप है वो अब बदल चुका है, क्योंकि अब सत्ता से पूरी तरह बाहर हो चुकी है बीजेपी और अब वहां पर एनडीए की सरकार नहीं बल्कि महागठबंधन की सरकार है। और आपको बता दें 2014 में अकेले चुनाव लड़कर 2 सीटों पर सिमट चुके नीतीश कुमार ने 2019 में बीजेपी के साथ लोकसभा का चुनाव लड़कर अपने सांसदों की संख्या 2 से बढ़ाकर 16 तक पहुंचा ली। इसका भी क्रेडिट जो है वो बीजेपी अपने ही नाम गिनवाती है और कहती है कि बीजेपी के नाम पर या फिर मोदी जी के नाम पर, अमित शाह जी के नाम पर चुनाव लड़ा गया, इसकी वजह से उनको 16 सीटें मिली, वरना वो भी नहीं मिल पाती। लेकिन इसकी हकीकत क्या है वो आप भी जानते हैं, हम भी बखूबी जानते हैं। 2024 के लोकसभा चुनाव में आपको बता दें नीतीश कुमार की जनता दल यूनाइटेड एक बार फिर से बीजेपी के खिलाफ चुनाव लड़ने वाली है। वहीं एनडीए में बीजेपी के साथ शामिल रामविलास पासवान की पार्टी लोक जनशक्ति का भी दो फाड़ हो चुका है। एक गुट का नेतृत्व दिवंगत रामविलास पासवान के भाई पशुपतिनाथ पारस कर रहे हैं, जिनके साथ 5 सांसद हैं। दूसरे खेमे का नेतृत्व रामविलास पासवान के सांसद बेटे चिराग पासवान खुद कर रहे हैं। पिछले महीने ही केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह का बिहार के दौरे का सीमांचल जो पूरी तरीके से प्लानिंग थी उसके तहत किया गया था। सीमांचल इलाके में बिहार का कटिहार, अररिया, पूर्णिया और किशनगंज 4 जिले शामिल हुए थे। इन सभी जिलों में मुस्लिम आबादी की संख्या काफी ज्यादा जो है वो बताई जाती है और संख्या और ज्यादा लगातार बढ़ रही है। लेकिन इन सब में अपनी पैठ बढ़ाने के लिए बीजेपी लगातार जो कोशिशें कर रही है वो देखने वाली है। बीजेपी लगातार ये भी कह रही है कि सीमांचल के इलाके के साथ साथ आसपास के कई जिलों में भी मुस्लिम आबादी के तेजी से बढ़ने की वजह से इलाके की डेमोग्राफी में भी तेजी से बदलाव देखा जा रहा है। 2019 के लोकसभा चुनाव में बीजेपी के साथ मिलकर चुनाव लड़ने वाली जनता दल यूनाइटेड को कटिहार, पूर्णिया, सुपौल, मुंगेर, सीतामढ़ी, गोपालगंज, सीवान, बांका, भागलपुर, झंझारपुर, नालंदा, काराकाट, जहानाबाद, मधेपुरा और वाल्मीकि नगर के साथ गया में जीत हासिल हुई थी। इनमें से कई जिले ऐसे हैं जहां मुस्लिम वोटर जीत हार में काफी ज्यादा अहम भूमिका निभाते हैं और सिर्फ वहीं से उन्हीं वोटर्स के माध्यम से पूरी की पूरी जीत जो है वो तय होती है। किसके पाले में गेंद जाकर गिरेगी, कौन आउट होगा, ये वहीं से तय होता है। अब गौर करने वाली बात यह है कि 2024 लोकसभा चुनाव को लेकर बीजेपी के केंद्रीय नेतृत्व ने 2 महीने पहले ही एक बड़ी बैठक की थी, जिसमें बीजेपी के मंत्रियों और बड़े नेताओं को 144 ऐसे लोकसभा सीटों की जिम्मेदारी सौंपी गई जिस सीट पर बीजेपी को मामूली अंतर से हार का सामना करना पड़ा था। ज्यादा फर्क नहीं था या फिर उन सीटों पर बीजेपी कभी चुनाव जीती ही नहीं थी। 2019 की अगर हम बात करें तो इसमें जेडीयू ने जिन सीटों पर जीत हासिल की थी, बीजेपी की योजना उन सीटों पर अपनी पकड़ मजबूत करना है। यानी मोटा मोटा अगर आप समझेंगे तो यह है कि जिन सीटों पर जेडीयू ने अपना कब्जा बना रखा था, उन सीटों को जेडीयू के मुंह से खींचकर लाने का जो प्लान है वो इस बार बीजेपी बना रही है। और इसी को लेकर अमित शाह का जो एक के बाद एक दौरा हो रहा है बिहार का, वो काफी ज्यादा अहम माना जा रहा है। लेकिन महागठबंधन की सरकार जो है, चाहे वो आरजेडी हो या फिर जो है दूसरी पार्टी, वो सभी पूरी तरह से तैयार नजर आ रही हैं कि हम जो है जवाब देने के लिए पूरी तरह रेडी हैं। आप आइए, अपनी रैली करिए, सभा करिए, लेकिन उसके बाद जो टक्कर होगी और 2024 को लेकर जिस तरह से कमर कसी गई है, चाहे वो सत्ताधारी पार्टी की तरफ से हो जो अब बिहार में विपक्ष बन चुका है, चाहे फिर वो महागठबंधन की सरकार की जो पार्टियां हैं उनके द्वारा हो, सबको पूरी तरह से लेकर एक साथ मंच पर जो लाने की तैयारी शुरू की गई है, जो मंत्र दिया गया है एकता का, वो बिहार से देखने को मिला है। तो ये देखने वाली काफी ज्यादा दिलचस्प बात होगी कि बिहार और ज्यादा कितना मजबूती के साथ बाकी जो विपक्ष की पार्टियां हैं उनको एक मंच पर लाने में कितना कामयाब होता है, या फिर बीजेपी की तरफ से जो रणनीति बनाई गई है वो कितनी ज्यादा कारगर साबित होती है। इस पूरी रिपोर्ट को लेकर अमित शाह की बिहार पर बनाई गई इस नई रणनीति पर आपकी राय क्या है, कमेंट करके जरूर बताइएगा। और आपको क्या लगता है, बिहार के दौरे करने से क्या राजनीतिक समीकरण बिहार में बदलने वाला है? जय हिंद।